सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस आइकन बटन एंड प्लीज डू शेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दैट इज बिंदास एजुकेटर। जी बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्क एंड हाउ टू डिसाइड द साइन। वर्क क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं और कब वर्क डन होता है और किस सिचुएशन में वर्क डन नहीं होता। तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की थी, जिसका हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स वगैरह और उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, हमने वो डिस्कस किए थे। और आज हम वर्क पार एनर्जी जो चैप्टर है, इसका बेसिक जो है वो बेसिक का सेकंड लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट वर्क की वर्क एक्चुअल में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक एंड दैट इज वर्क। ठीक है, एक्चुअल में वर्क क्या है, हाउ यू डिफाइन द वर्क। ठीक है, आप वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे। सो वर्क इज डिफाइंड एज, देखिए इसकी बहुत अच्छी सी डेफिनेशन लिखी है फिजिक्स ने। देखिए फिजिक्स का वर्क अलग है और डे टू डे लाइफ में जो आप वर्क करते हैं वो वर्क अलग है। जैसे आपका होमवर्क हुआ, क्लास वर्क हुआ, है ना। तो जितने भी वर्क होते हैं वो सारे वर्क अलग है। हालांकि कंसेप्ट एक ही है। कंसेप्ट क्या है कि आप अपनी एनर्जी लगाकर समथिंग प्रोडक्टिव, कुछ प्रोडक्टिव आप कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, कोई वर्क डन कर रहे हैं, और फिजिक्स को उसी में वर्क डन कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप मान लीजिए कि हम काम कर रहे हैं, जैसे आई एम ऑल्सो वर्किंग, ठीक है, और यूट्यूब चैनल, आई एम वर्किंग विद एन अकेडमी ऑल्सो। सो यहाँ पर चीजें जो है थोड़ी सी बैलेंस करनी पड़ती है। ठीक है, तो उस तरीके से अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क देखें तो वर्क क्या होता है। वर्क फिजिक्स की लैंग्वेज में हम डिफाइन करते हैं कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और अच्छे से इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर और डिस्कस करते हैं। ठीक है, so let us discuss that what is work. So work is defined as, work is defined as force applied into the displacement occurred in the point of application of force in direction of application of force. ठीक है, तो ये है फिजिक्स की डेफिनेशन, जिस तरीके से फिजिक्स जो है वो वर्क को डिफाइन करता है। दैट वर्क इज डिफाइंड एज, work is defined as, the force applied into the displacement. ठीक है, work is defined as the force applied into means it's a dot product. ठीक है, dot. ठीक है, so into the displacement occurred in the point of application of force in direction of applied force. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई मैं एक बार साइन कन्वेंशन मान लेता हूँ। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि हमारे जो मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर कोई बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, मान लीजिए कि फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मान लीजिए ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, दिस इज फोर्स। और जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, बॉडी कहीं पे इधर पे डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ इधर बॉडी का जो है, ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको हमने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, और ये विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये एंगल बना रहा है थीटा। तो एक्चुअल में हम फोर्स कैसे निकालते हैं, देखिएगा। हमें फोर्स जो है, ये जो फोर्स जो है, इस फोर्स को हम क्या करेंगे। देखिए फोर्स की डायरेक्शन है इधर हॉरिजॉन्टल, या फिर आप कह सकते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हमारी हो रही है इधर कहीं।
तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इट शुड बी in direction of force. It should be in direction of force. So what we will do, if they were making angle theta, तो force की direction में कितना displacement हुआ, ये total displacement है s from here to here, this is s, और तो force की direction में ये वाला displacement कितना होगा, so we will take cos component, okay, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, we will take two components of displacement, one this one and the other one is this one, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा s sin थीटा और ये कितना होगा s cos थीटा। तो हम वर्क डन जब लिखेंगे तो वी विल डिफाइन वर्क एज वर्क विल बी इक्वल टू f डॉट s cos थीटा, and now this s cos theta is the displacement. Now this is, we can say that this is displacement in the direction of force, okay. So now this will be the important formula, so you should always keep it in mind, ठीक है। चलिए बच्चे और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, इसके ऊपर मैं 5 स्टार बना देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब और ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं वर्क के बारे में, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लिया, या फिर अब एक तरीका और भी तो हो सकता है कि अगर यहाँ पर ये फोर्स है, देखिएगा मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर यहाँ पर ये फोर्स है, ठीक है, और ये फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बना रहा है कितना, ये डिस्प्लेसमेंट के, दिस इज फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, और ये कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो क्या मैं इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस बार हम क्या करते हैं, इस बार फोर्स के दो कंपोनेंट बना देते हैं, ठीक है, यहां से मैंने, ठीक है जी, तो ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनाते हैं इस बार, और अगर फोर्स के दो कंपोनेंट बनाए तो देखिए कैसे बनेंगे, ये एंगल है थीटा, तो यहाँ पर एक बन जाएगा एफ कोस थीटा, दिस विल बी एफ कोस थीटा, और फिर एक यहाँ पर बनेगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट हो गया, दिस इज एफ साइन थीटा एंड दिस वन इज एफ कोस थीटा। दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग दिस टाइम, हमने ये देखा कि यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट अगर एस है, तो या तो फोर्स की डायरेक्शन में एस का कंपोनेंट या फिर एस की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट। तो इस बार वर्क डन क्या हो जाएगा, इस बार वर्क डन हो जाएगा एफ कोस थीटा डॉट एस, और अगेन वी कैन राइट इट इन द सेम वे दैट एफ डॉट एस कोस थीटा, ओके। अगेन दिस इज नन अदर देन दी सेम थिंग, ठीक है, इट्स ऑल्सो द सेम थिंग। यानी कि या तो आप फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की साइड ले लो, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की साइड ले लो, दोनों साइड आपकी जो बात है वो दोनों साइड सेम ही आने वाली है, ठीक है। चलिए बच्चे, अब मैं आपको यहाँ पर ज्यादा बोर नहीं कर रहा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अबाउट फोर्स। तो एक्चुअल में जब आप वैल्यू फाइंड करते हैं वर्क डन की, तो एक्चुअली हम क्या लिखते हैं, दैट वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन राइट इट एज दैट इट इज f dot d cos theta, okay, and where cos theta is the angle between force and displacement, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये जो चीज है ये हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट d इज इक्वल टू f t cos theta, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपने कभी भी अगर वर्क डन के बारे में सुना होगा तो आपने ये सुना होगा कि भाई हमने एक काम किया, एक वर्क डन हुआ कहीं पे भी, और एक वर्क डन इतना हुआ कि हमेशा उसकी जो क्वांटिटी होती है, उसका जो भी, जब भी हम वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम हमेशा लिखते हैं कि मान लीजिए एक बॉक्स था, ठीक है, उस बॉक्स को हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इस पे हमने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, मान लीजिए इस पे हमने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, और उसको डिस्प्लेस कर दिया 5 मीटर से, और फाइनली ब्लॉक यहाँ पर आ गया। तो हमें बताना है कि बताओ वर्क डन कितना होगा, तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन विल बी एफ डॉट डी कोस थीटा, और यहाँ पर अगर आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कोस थीटा 0, ओके, थीटा 0 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, और जब कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, जब थीटा 0 होता है तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1,
ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट F इंटू डी, और जब यहाँ से आप डायरेक्ट वर्क डन फाइंड करेंगे तो फोर्स था 2 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर, तो यहाँ से आपका जो वर्क डन आया वो आया 10 जूल। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए, यानी कि वर्क की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट वो जूल होगी। और आपको एक बात और समझ में आया या फिर इसको हम एक और यूनिट कैसे लिख सकते हैं, एसआई यूनिट, दिस इज फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर, सो न्यूटन मीटर भी हम फोर्स की यूनिट लिख सकते हैं। लेकिन ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ताकि आपको एक बात समझ में आ जाए कि वर्क जो होता है हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं कि 10 जूल, 15 जूल, ठीक है, हम उसके साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते कि 10 जूल वर्क इन नॉर्थ डायरेक्शन, 10 जूल वर्क इन साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें जो है यहाँ पर डिफाइन नहीं करते हैं, और इसलिए इसलिए ये ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क की जो डायरेक्शन होती है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम हमेशा ये बोलते हैं कि वर्क डन जो है दैट इज एन स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होगा दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो वर्क डन हमारी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और अभी अभी हमने यूनिट के बारे में पढ़ा कि इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क अभी भी मैंने आपको बताया 2 यूनिट होती है, एक तो होता है जूल और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। ओके, सो दिस इज दी यू कैन से दी एसआई यूनिट। सो यहाँ पर ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ डे टू डे लाइफ में हम वर्क को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कभी भी जूल में रिप्रेजेंट नहीं करते, हम वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, और जो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वर्क है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वर्क। ओके, सो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वर्क जो होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी आप याद रख सकते हैं दैट व्हाट इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये तो हुआ वर्क के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि वर्क एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, वर्क एक्चुअल में होता क्या है। चलिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में, और अगर टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात की जाए तो वर्क के बच्चे कई सारे टाइप हो सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ टाइप्स ऑफ वर्क। देखिए, वर्क के ऑल दो वर्क के यहाँ पर 3 टाइप पॉसिबल है, वर्क के 3 टाइप पॉसिबल होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3 टाइप के वर्क होते हैं, उन्हें हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉजिटिव वर्क। ठीक है, पॉजिटिव वर्क, या फिर वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, और थर्ड हमारा जीरो वर्क, जीरो वर्क भी पॉसिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं दैट इज पॉजिटिव वर्क। देखिए, पॉजिटिव वर्क क्या होगा, अभी अभी थोड़ी देर पहले जब हम वर्क डन का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे तो हमने वर्क डन पढ़ा कि वर्क डन इज एफ डॉट डी कोस थीटा, और जहां पर ये कोस थीटा जो है वो दोनों के बीच का एंगल है। यानी कि ये कोस थीटा किस वजह से आया, ये कोस थीटा इस वजह से आया क्योंकि या तो हमने डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लिया होगा फोर्स की डायरेक्शन में, या फिर फोर्स का कंपोनेंट लिया होगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और उसकी वजह से यहाँ पर ये कोस थीटा आ गया। लेकिन इस कोस थीटा को यूज करके अब देखिए पॉजिटिव वर्क क्या होगा। अगर आपको पता है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ी है एंड 90 से छोटी है, तो 0 से लेकर 90 तक के बीच में, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री तक के बीच में वर्क डन की वैल्यू, देखिए 90 तक नहीं, 90 से भी कम। ठीक है, 90 से कम लिखा मैंने, इक्वल टू साइन यूज नहीं किया यहाँ पर, ये ध्यान देने वाली बात है कि इक्वल टू साइन क्यों नहीं यूज किया। ठीक है, चलिए, अब अगर 0 टू 90 डिग्री की आप बात करते हैं, यानी कि मान लीजिए ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है, तो मान लीजिए एंगल है 15 डिग्री। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा फोर्स है, एंगल है 45 डिग्री, दिस इज एफ, दिस इज डी। ठीक है, ये हमारा फोर्स है और ये हमारा एंगल है, ये मान लीजिए ये है 89 डिग्री।
89 डिग्री, ठीक है। तो इन सारे केसेस में 0 से लेकर 89 डिग्री तक cos थीटा की जो वैल्यू होगी, cos थीटा विल बी पॉजिटिव, ठीक है। cos थीटा पॉजिटिव होता है क्योंकि आपने देखा है कि cos 0 0 कितना होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, एंड cos 90 डिग्री तो क्या हो जाता है 0, लेकिन इसलिए हम 90 डिग्री की बात नहीं कर रहे, हम cos 89 डिग्री की बात कर रहे हैं, यानी कि नियर टू हम लिख सकते हैं 0.001 समथिंग लाइक दैट, और व्हाटएवर वैल्यू यू कैन, दिस इज सिंपली एन असम्पशन आई एम टेकिंग, ठीक है। तो यानी कि जब तक एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 या 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री या 0 डिग्री से ज्यादा और 90 से कम होगा, तब तक यहाँ पर ये जो cos थीटा की वैल्यू जो आने वाली है वो हमेशा क्या आएगी, वो हमेशा आएगी पॉजिटिव। और इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो cos थीटा और यहाँ पर जो हमारा वर्क होगा वो वर्क भी कैसा आएगा। इसलिए जब आप फोर्स वर्क डन जो निकालेंगे तो इस केस में वर्क डन कितना आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू प्लस है तो वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो ये मतलब हुआ पॉजिटिव वर्क का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चे जीरो वर्क। अब बात करते हैं सेकंड केस, और सेकंड केस हमारा क्या है, जीरो वर्क, ठीक है। दिस इज सेकंड केस। सेकंड केस में देख लेते हैं जीरो वर्क। अब जीरो वर्क का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। जीरो वर्क में क्या होगा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा एंगल है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो हमने जो वर्क डिफाइन किया था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर कोस थीटा, थीटा की वैल्यू अगर आप 90 पुट कर दोगे तो आपको पता है कि सिंस कोस 90 इज इक्वल टू 0, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर वर्क डन विल बी 0, ठीक है। तो बच्चे ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, और इसीलिए वहां पर जो वर्क आता है वो आ जाता है 0। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बॉडी पे, तो हमारे फोर्स अप्लाई करने की वजह से हमारे फोर्स की डायरेक्शन में या तो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट का कोई छोटा मोटा कंपोनेंट तो जरूर होना चाहिए। अगर बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, अगर फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो हमारा जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी 0। फॉर एग्जाम्पल बच्चे आपने देखा होगा कोई पेंडुलम क्लॉक, ठीक है। पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है, पेंडुलम क्लॉक में कुछ ऐसा सीन होता है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई पेंडुलम है, मैंने उसे ऊपर लाके छोड़ दिया, ठीक है। मान लीजिए ये पेंडुलम है, तो जैसे ही हम इसे ऊपर से छोड़ते हैं, पेंडुलम आपने देखा होगा पेंडुलम कैसे मूव करते हैं, पेंडुलम कोई इस तरीके से मूव करते रहता है, ठीक है। वेट, पेंडुलम कैसे मूव करता है, तो पेंडुलम ऐसे मूव करते रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ी देर बाद ये पेंडुलम कहाँ पर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ये पेंडुलम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद ये पेंडुलम कहाँ चला जाएगा, उसके थोड़ी देर बाद पेंडुलम ये यहाँ पर चला जाएगा। यानी कि बच्चे हम जितने भी केसेस देखें, जितनी भी टाइम तक इसको देखें, और ये बार बार इन्हीं मेन पोजीशन पे अपने आप को क्या करता रहेगा, इन्हीं मेन पोजीशन पे अपने आप को ये यहाँ पर क्या करता रहेगा, ये अपने आप को इन्हीं पोजीशंस पर, ठीक है। मान लीजिए ये है, ठीक है, ठीक है। ये हमने मान लिया कि थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि ये जो पेंडुलम है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो पेंडुलम जो है धीरे धीरे मूवमेंट शो कर रहा है। देखिए अगर हमने इसे यहाँ से छोड़ा तो ये ऐसे मूव करेगा, यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पर जाने के बाद रुक जाएगा, और रुकने के बाद फिर वापस आएगा, ठीक है, और फिर ऐसे आएगा। तो इस तरीके से बार बार फिर ये इधर जाएगा और इधर आने के बाद वापस से मुड़ जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर ऐसे 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 मूवमेंट करता रहेगा। अब हो क्या रहा था, यहाँ पर अगर स्ट्रिंग से ये बोब अटैच्ड है, यानी कि अगर ये मास अटैच्ड है ये पेंडुलम का, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर लग रहा होगा टेंशन, इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा था। तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जब टेंशन लग रहा था तो ये डिस्टेंस कितना था, तो बताइए ये डिस्टेंस कितना था, कौन से वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस कितना था, मान लीजिए ये जो स्ट्रिंग है पेंडुलम की, स्ट्रिंग की लेंथ थी r, ठीक है। और जब पेंडुलम यहाँ पर आया तो अभी भी टेंशन ऊपर लग रही है, और अभी भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, अभी भी देखिए अभी भी r के इक्वल ही है, ठीक है।
क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ये बॉब तो ऊपर जा ही नहीं रहा, ये बॉब तो ऊपर जा ही नहीं रहा। यहाँ पर देखिए अभी भी टेंशन तो इस डायरेक्शन में लग रही है, सेंटर की तरफ, ठीक है, मान लेते हैं ये सेंटर है, और इस सेंटर की तरफ, यहाँ पर इस सेंटर की तरफ ये फोर्स लग रहा है। तो आप देखिए सेंटर से अभी भी इस बॉब की दूरी कितनी है, आर, और यहाँ पर ये जो आर है अभी भी इस बॉब की दूरी सेंटर से कितनी है, अभी भी आर, और थर्ड वाले केस में देखोगे तो अभी भी डिस्टेंस कितना है यहाँ पर सेंटर से, ठीक है, तो अभी भी इस बॉब का डिस्टेंस जो है दैट इज आर, यानी कि टेंशन की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो हम क्या बोल सकते हैं, नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, ठीक है, टेंशन की डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वर्क डन ड्यू टू दिस टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। और बच्चे हमेशा कोई भी सेंट्रीपिटल मोशन हो, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ ऐसा कंसीडर करिए कि हमारे पास कोई, मान लीजिए यहाँ पर सन है, ठीक है, अगर मैं आपको और कोई एग्जांपल दूं, देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये सन है, ठीक है, ये रहा सन, ठीक है, मान लीजिए सन है, और सन के चारों तरफ हमारी अर्थ जो है वो अर्थ ऑर्बिट में मूव कर रही है, ठीक है, अर्थ जो है वो किसी ऑर्बिट में मूव कर रही है, मान लीजिए ये है अर्थ का ऑर्बिट, ठीक है। हालांकि अर्थ परफेक्ट सर्कल में मूव नहीं करती है, लेकिन फिर भी हम अज्यूम कर रहे हैं, मैं आपको एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, और मान लीजिए कि ये है हमारी अर्थ, ठीक है, अर्थ ब्लू कलर की दिखती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही बना देता हूँ, मान लीजिए ये है अर्थ, अब ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये है हमारा सन। तो हमेशा सन और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पे लगेगा इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो होगा क्या कि अर्थ चाहती तो है इधर मूव करे, लेकिन वो अर्थ से अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है, और ये क्या है, अर्थ की टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो हमेशा अर्थ पर फोर्स लग रहा है, अर्थ पर हमेशा फोर्स लग रहा है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। अगर मान देखिए अब अर्थ यहाँ पर पहुंच गई है, अगर अभी भी आप देखेंगे तो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर हम उसे डी माने तो वो पहले भी डी था और अभी भी डी है, यानी कि अर्थ के ऊपर फोर्स तो वर्क कर रहा है, ठीक है, चलिए मान लीजिए ये अर्थ जो है अब यहाँ पर आ गई है, ठीक है, यानी कि बच्चे अभी भी हम ये बोलेंगे कि अर्थ के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट तो कर रहा है इधर, लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिल रहा, डिस्टेंस अभी भी उतनी की उतनी ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू what we can say कि this work done, sorry, this will be work done, हम बोल सकते हैं कि work done due to this center, this gravitational force, okay। और ये gravitational force क्या है, this gravitational force is a centripetal force, आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, ठीक है, दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, और हम इसमें अब क्या बोल सकते हैं कि वर्क, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम एक ये बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय, दिस इज पी आई, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0, ठीक है। ठीक है, चलिए, और कैसे, चलिए वो एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक और अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई इंसान का बच्चा खड़ा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे कल्लू भैया खड़े हैं, कलवा भैया, ठीक है, और ये कलवा भैया क्या कर रहे हैं, ये कलवा भैया इन्होंने अपने हाथ में एक रस्सी ले रखी है, ठीक है, और उस रस्सी में इन्होंने एक पत्थर बांध लिया, और अब उस पत्थर को ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए इस सर्कल में ये पत्थर को घुमा रहे हैं, कैसे घुमा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये है एक रस्सी जिससे पत्थर बंधा है, और ये पत्थर जो है यहाँ पर ये पत्थर बंधा हुआ है इस रस्सी से, और वो इसको घुमा रहे हैं हाथ से पकड़ के, जूम 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 जूम, ठीक है, बचपन में आपने भी किया होगा, आपने भी घुमाया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये पत्थर को घुमा रहे हैं और पत्थर को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पत्थर डेफिनेटली सीधी सी बात है, वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा होगा, वो पत्थर एक इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा, और आप हमेशा देखेंगे कि उस पत्थर का जो डिस्टेंस होगा वो आपसे हमेशा कितना होगा, स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल। तो मान लेते हैं स्ट्रिंग की जो लेंथ है, उस रस्सी की जो लेंथ है वो लेंथ है एल, ठीक है, इस रस्सी की जो लेंथ है वो लेंथ है एल। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि रस्सी की जो लेंथ है एल, तो अगर हमारे हाथ के और इस जो ये मास है उसके बीच में अगर डिस्टेंस एल था, उसके बीच में अगर डिस्टेंस एल था,
ठीक है। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। आपको पता है कि कोई भी अगर बॉडी मूव करती है तो उसपे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और उसपे सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लग रहा होगा अंदर की तरफ, ठीक है, यानी कि फोर्स तो अंदर की तरफ लग रहा है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर जहां भी आप उसको ले जाएं, ठीक है, चलिए मान लीजिए कि ये जो था वो यहाँ पर आ गया मास, ठीक है, ये पूरा चक्कर काट रहा है गोल गोल, ठीक है। अब ये मास m जो है वो m यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर अगर आ गया वो, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि अभी भी ये जो उस मास का जो डिस्टेंस होगा वो तो रस्सी की लेंथ के इक्वल ही होगा, क्योंकि रस्सी हमारी फुल स्ट्रेच्ड होती है, यानी कि हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर भी इस रस्सी की जो लेंथ होगी ये अगेन L होने वाली है। यानी कि ये फोर्स तो लग रहा है अंदर की तरफ, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिल रही, तो हम क्या बोलेंगे कि इस केस में भी वर्क डन विल बी क्या होगा, वर्क डन विल बी जीरो, एज there is no displacement, as there is no displacement in the direction of centripetal force। ठीक है। अब चलिए, अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और बता देते हैं, ठीक है, एक नोट लगा देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। और वो नोट क्या कहता है कि देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्या लिखते हैं कि वर्क डन इज also zero in static equilibrium। वर्क डन जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी हमेशा जीरो होगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए अभी बताएंगे। एट और इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम, हमने यहाँ पर जो टर्म्स यूज किए हैं देखिएगा, ये एक हमने यूज किया टर्म डायनामिक इक्विलिब्रियम, और एक हमने टर्म यूज किया स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इनका मतलब क्या हुआ देखिएगा, यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ बच्चे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होता है, ध्यान देना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होता है जब कोई भी बॉडी रेस्ट में है और इक्विलिब्रियम में है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो वी विल से दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन विल आल्सो बी जीरो, ठीक है। और अगर वो स्टैटिक है, स्टैटिक मींस कि वो खड़ी हुई है, स्टेशनरी बॉडी है, दैट मींस वेलोसिटी इज आल्सो जीरो। तो अगर ये तीन कंडीशन होती है हमारे पास किसी भी केस में, देन वी से दैट द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब बात करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब तो वही हुआ, इक्विलिब्रियम तो अगेन वही हुआ कि नेट फोर्स जो है वो उस बॉडी पर जीरो है, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, अगर फोर्स जीरो हुआ तो एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। तो उसकी, लेकिन वो डायनामिक है, डायनामिक मतलब मोशन में है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो नहीं है, वेलोसिटी इज नॉन जीरो। और ये हमारी जो स्टेट आती है, ये हमारी स्टेट होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है, मान लीजिए कोई वेलोसिटी, कोई जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए हमारा एक स्पेसशिप है, ठीक है, स्पेसशिप है, और ये स्पेसशिप जो है, ठीक है, ये स्पेस शटल है, मान लीजिए ये स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है, दिस इज स्पेस शिप, और ये स्पेस में मूव कर रहा है, स्पेस में मूव कर रहा है, तो बच्चे मान लीजिए फ्यूल अभी एग्जॉस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, कोई फ्यूल बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी कि कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, लेकिन फिर भी ये कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, वेलोसिटी इज नॉन जीरो, यानी कि वेलोसिटी से तो मूव कर ही रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई रिटार्डेशन नहीं है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कोई एयर ड्रैग नहीं है, ठीक है, कोई हवा का रेजिस्टेंस नहीं है, ये मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, क्योंकि स्पेस में तो कुछ है ही नहीं जो इसके मोशन को रोकना चाहे। तो वहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी नॉन जीरो है, यानी कि मोशन में है, लेकिन इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, धक्का लगाने वाला कोई एजेंसी नहीं है हमारे पास, ठीक है। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है कि हम किसी भी बॉडी पे धक्का लगाते हैं तो वो हमारा फोर्स होता है, तो इस केस में तो फोर्स लग ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि फोर्स जीरो है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन ये बॉडी तो मूव कर रही है, तो इस केस में भी वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी जीरो, ठीक है। तो ये एग्जांपल हुआ आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम का। अब ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। देखिए फिजिक्स जो है आपको अच्छे से जब तक चमकेगी नहीं तब तक कोई फायदा नहीं होगा, फिजिक्स तभी चमकेगी जब आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं,
अब अगला एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगला एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप स्टेशन पे उतरे, STATION स्टेशन, ठीक है, आप स्टेशन पे उतरे, ठीक है, और जब आप स्टेशन पे उतरे तो मान लीजिए आपने कुली को बुलाया, ठीक है, आपने कुली को बुलाया और कुली आया और कुली बोलता है, कुली आ गया यहाँ पर, ठीक है, और आपने उस कुली को बोला कि चलिए भैया हमारा सामान उठाओ, ठीक है, तो कुली भैया बेचारे आए, उन्होंने आपका सामान ऐसे उठाया सर पर और इतना बड़ा बक्सा सर पर रखकर खड़े हो गए, ठीक है, सर पर इतना बड़ा बक्सा उन्होंने अपने रख लिया, ठीक है, यहाँ पर इतना बड़ा बक्सा उन्होंने रख लिया। अब थोड़ी देर बाद आपने क्या बोला, थोड़ी देर बाद आपने क्या बोला कि यार आप एक काम करो, आप रहने दो, ठीक है, आप रहने दो यहाँ पर, ठीक है, आप वापस से नीचे रख दो, आप तो ज्यादा पैसे ले रहे हो। तो कुली बोलेगा यार आपने मेरे को 5 मिनट तक मैंने इतना सारा वेट अपने सर पे रखा, मान लीजिए 50 kg है, 5 मिनट तक इतना वेट मैं अपने सर पे रख के जो है यहाँ पर खड़ा था, ठीक है, तो वो आपसे लड़ने लगेगा कि पैसे दो, लेकिन आप पैसे नहीं दोगे, ठीक है, आप कहोगे, अगर वो फिजिक्स का आदमी है तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स क्या बोलती है, फिजिक्स क्या बोलती है कि भाई देखो, हुआ क्या था कि यहाँ पर जब इसने अपने सर पे बॉक्स को उठा के रखा 5 मिनट तक, तो 5 मिनट तक जब उसने बॉक्स को उठा के रखा था तो उसके बॉक्स का नीचे लग रहा था mg, बॉक्स का जो है नीचे एक फोर्स लग रहा था और वो फोर्स कितना था, दैट फोर्स वाज इक्वल टू mg, ठीक है बच्चे, ये जो नीचे फोर्स लग रहा था ये फोर्स लग रहा था mg, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इस आदमी ने, इस कुली ने इसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगा रखा होगा नॉर्मल, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम ये बोलेंगे कि यार आपने नीचे फोर्स लगा रखा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गया, इधर उधर बॉडी हिल ही नहीं पाई, आप सिर्फ उसे उठा के खड़े रहे, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। तो फिजिक्स क्या बोलता है, फिजिक्स ये कहेगा कि भैया वर्क डन तो इस केस में एफ डॉट डी कोस थीटा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वर्क डन तो जीरो हो गया, तो आप उसके साथ लड़ने लगोगे कि भाई किस बात के पैसे, ठीक है, तो आप उससे कहोगे कि भाई किस बात के पैसे दूं मैं आपको, ठीक है, व्हाई आई विल गिव यू मनी इफ यू हैवंट डन एनी वर्क डन, यू आर जस्ट सिंपली स्टैंडिंग बाय टेकिंग माय लगेज ऑन योर हेड, देयर वाज नो डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इज जीरो, आप लड़ने लगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको उसको पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि उसने एफर्ट लगाया ना यार, क्योंकि उसने इस एमजी को तो एटलीस्ट बैलेंस किया ना 5 मिनट तक, उस एमजी को बैलेंस करने में इसने तो अपना फोर्स लगाया ना, इसने तो अपनी एनर्जी लगाई ना, फोर्स लगाने में एनर्जी कंज्यूम होती है, तो इसकी तो बेचारे की एनर्जी गई ना, तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, यू हैव टू गिव मनी, वरना वो आपके साथ लड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इफ यू विल टॉक अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स के रिस्पेक्ट में तो वर्क डन जीरो है, लेकिन उसने बेचारे ने एनर्जी तो लगाई ना यार, पैसे तो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या था, इस केस में क्या था कि हमने, इस कुली ने मान लीजिए एच हाइट तक इस बॉडी को उसने लिफ्ट किया ठीक है, उस एच हाइट तक उसने बॉडी को लिफ्ट किया और बॉडी को लिफ्ट करके खड़ा हो गया, ठीक है, तो उसने एक्चुअली थोड़ा बहुत काम तो जरूर किया होगा, और थोड़ा बहुत काम क्या किया होगा कि जब बॉक्स जो है वो जमीन पे रखा था, ये बॉक्स जो है जमीन पे रखा था, ठीक है, 50 kg, वो एच हाइट उठाकर उसको यहाँ पर लेकर गया, तो यानी कि इस बॉक्स के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ड्यू टू इट्स एलिवेशन, और वो कितना होगा mgh के इक्वल, यानी कि अगर हम मास लिख दे 50 इंटू जी, अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करें, इंटू हाइट, हाइट मान लेते हैं कि ये हाइट है 3 मीटर्स, ठीक है, कुली की हाइट के बराबर, तो यहाँ पर अगर हम 3 लिख दे तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 इंटू 3 1500 जूल, दैट मीन्स दिस मच वर्क डन तो उसने फिर भी किया, बोलो किया कि नहीं किया, ठीक है। अब ये वर्क डन किया किसने, ये वर्क डन भी किया किसने, बाय कुली, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय कुली, ओके, एंड यहाँ पर जो वर्क डन किया, वर्क डन बाय, इसको हम लिख देते हैं वर्क डन बाय कुली। अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशन लिख देते हैं, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा था नीचे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है mg वो लग रहा था नीचे, और डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि अगर हम लिखे वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, और अगर यहाँ पर आप थीटा देखे, देखिए फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा विल बी 180 डिग्री, एंड कोस 180 डिग्री इज हाउ मच, -1, ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क डन आ जाएगा तो वो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना है mg, ठीक है, एफ डॉट डी माइनस, ओके, तो फोर्स कितना है mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 3, एंड दैट इज माइनस, तो यहाँ पर आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा कितना, वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा आपका -1500 जूल, कितना आ गया, -1500 जूल, ठीक है, दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अगर अब हम वर्क डन, नेट वर्क डन अगर हम निकालें कि नेट वर्क डन, ठीक है, नेट वर्क डन यानी कि डब्ल्यू नेट विल बी इक्वल टू हाउ मच, वर्क डन बाय कुली, हम रिप्रेजेंटिंग कुली बाय के, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी,
तो एक था प्लस 1500, एक था माइनस 1500, तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर जो होगा वर्क डन हो जाएगा 0। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, कैसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे, क्योंकि बच्चे इसने ये यहाँ से ये लिफ्ट किया होगा, यहाँ से ये लिफ्ट किया होगा, और हम मान लेते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट किया, कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट किया, यानी कि और कोई इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा अदर देन ग्रेविटी, या तो नॉर्मल या ग्रेविटी, और कोई फोर्स नहीं लगा, और ये वेलोसिटी जो थी कांस्टेंट थी, यानी कि एक्सेलरेशन 0 था। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, डायनामिक इक्विलिब्रियम, उसने बॉडी को उठाया, उठा के खड़ा हो गया, धीरे धीरे बॉडी को उठाया, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उसने कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं की, यानी कि कोई एडिशनल फोर्स, स्यूडो फोर्स, कोई एडिशनल फोर्स नहीं आया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स नीचे लग रहा था, दैट वाज mg, और एक इसने कुली ने क्या लगाया, नॉर्मल, जो कि mg के इक्वल था, तो उसमें जो था डिस्प्लेसमेंट, हम ये बोल सकते हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी मान लो या फिर नॉर्मल का वर्क डन मान लो। ठीक है, तो हमारा जो टोटल वर्क डन हुआ, वो टोटल वर्क डन हमारा क्या रहेगा, 0। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ हमारा 0 वर्क डन की बात। ठीक है, अब बच्चे बात कर लेते हैं हमारे थर्ड केस के बारे में, और थर्ड केस हमारा क्या कहता है, थर्ड केस हमारा कहता है कि वर्क डन, थर्ड केस इज व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन इज नेगेटिव, और वर्क डन नेगेटिव कब होगा, बताइए वर्क डन नेगेटिव कब होगा, अभी अभी हमने बात की। ठीक है, चलिए वर्क डन नेगेटिव को और अच्छे से पढ़ लेते हैं। वर्क डन नेगेटिव कब होगा, इफ थीटा इज more than 90 degree and equal to less than 180 degree। ओके, तो अगर cos थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, दैट इज मोर देन 90, ओके, मोर देन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, लेस देन और इक्वल टू, पूरा लिख देते हैं, लेस देन और इक्वल टू 180 degree, then what will be the value of cos theta for that angles, cos theta कितना होगा, उन एंगल्स में cos theta होता है 0, सॉरी cos theta होता है नेगेटिव, नॉट 0। ठीक है, तो वहां पर जो cos theta होता है नेगेटिव। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि cos theta विल बी नेगेटिव, cos theta वहां पर नेगेटिव होगा, और अगर cos theta नेगेटिव होगा तो वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन विल आल्सो बी नेगेटिव। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा सीन है, एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, हमारे पास कुछ ऐसा सीन है कि ये हमारी क्या है, मान लीजिए ये हमारी है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड मान लेते हैं कि ये हमारी जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारी जो डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है वो वर्टिकल के साथ एक एंगल बनाता है थीटा। तो इस फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक हमारा आएगा एफ कोस थीटा और एक हमारा आएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा एफ साइन थीटा और ये हमारा आ जाएगा कंपोनेंट एफ कोस थीटा। यानी कि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की देखिए, ये क्या हो गया, ये तो फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है एफ कोस थीटा, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं इट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स विल बी 0, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। और अभी अभी हमने सेकंड केस में पढ़ा था कि वर्क डन 0 कब होता है, तो वर्क डन 0 तब होता है जब फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर हो फोर्स के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंपोनेंट और था एफ साइन थीटा, और एफ साइन थीटा को अगर आप देखेंगे तो ये कितना एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये एंगल बना रहा है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, हम वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू डी, और कोस 180 डिग्री क्या होती है, नेगेटिव, सो ये आ जाएगा माइनस एफ डॉट डी, तो यहाँ पर वर्क डन आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, दिस इज नेगेटिव वर्क, और यही हमारा होता है नेगेटिव वर्क। ठीक है, तो यही हमें बात करनी थी, दिस इज नेगेटिव वर्क। ठीक है, चलिए, तो बच्चे यहाँ पर हम खत्म करना, हमने यहाँ पर सारी आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया दैट व्हाट इज वर्क, और वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज नेगेटिव वर्क, व्हाट इज पॉजिटिव वर्क। ठीक है, अभी भी वर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बची हैं। ठीक है, तो हम अभी वो आगे आने वाली नेक्स्ट लेक्चर में जो वर्क पावर एनर्जी का जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें उसके बारे में बात करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस, एंड प्लीज डू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel if you are visiting first time. Thank you, thanks a lot.